हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं बीपीएससी 68th एंड 69th प्री एग्ज़ाम के लिए अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जैसे दृष्टि आईएएस, आस्था आईएएस, परफेक्शन आईएएस, इम्तिहान और एडिटेरिया के टेस्ट सीरीज से साइंस के क्वेश्चंस का कंप्रहेंसिव एंड डिटेल डिस्कशन करने जा रहा हूं। दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट इसे देखें, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के। ये सारे क्वेश्चन बिहार एसएससी और बिहार दरोगा के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और यूजफुल है। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मेजरिंग एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, मेजरिंग हाई टेम्परेचर या फिर टू फाइंड द एटमॉस्फेरिक स्पीड। हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब मापने में या फिर वायुमंडलीय आर्द्रता मापने में या फिर उच्च तापमान को मापने में या वायुमंडलीय गति ज्ञात करने में। तो इसका यूज किया जाता है वायुमंडलीय आर्द्रता मापने में, यानी ह्यूमिडिटी को मेजर करने में। राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? बैरोमीटर का यूज किया जाता है। उच्च तापमान को मापने में किसका यूज किया जाता है? पायरोमीटर का यूज किया जाता है। वायुमंडलीय गति यानी जो वायु की गति है उसको मेजर करने के लिए, यानी विंड का स्पीड मेजर करने के लिए एनीमोमीटर का यूज किया जाता है, एनीमोमीटर। तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर, वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर, उच्च तापमान मापने के लिए पायरोमीटर और वायुमंडलीय गति ज्ञात करने के लिए एनीमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी? 15.5 किलोमीटर पर सेकेंड या फिर 21.1 किलोमीटर पर सेकेंड या 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड या 9.3 किलोमीटर पर सेकेंड। पलायन वेग का मान निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो पलायन वेग, सबसे पहले ये जानिए कि होता क्या है। पलायन वेग वह मिनिमम स्पीड जिससे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से ऊपर की ओर फेंक दिया जाए, जिससे कि वह फिर अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में लौट करके नहीं आए, उसी मिनिमम स्पीड को कहा जाता है पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो लौट करके फिर अर्थ सरफेस पे आता है, फिर जोर से फेंके और ऊंचाई पे जाता है, लौट करके आ जाता है। इस तरीक़ा से करते करते एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि फिर लौट करके नहीं आएगा, स्पीड यदि हम उसका इंक्रीज करते जाएं। तो जब उस पार्टिकल का, उस ऑब्जेक्ट का, जिस ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट का टोटल एनर्जी में क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी और फिर पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों जब पॉजिटिव हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, तो उस केस में वो ऑब्जेक्ट जो है लौट करके अर्थ सरफेस पे फिर वापस नहीं आएगा। कोई भी कहीं पर भी यदि एट्रैक्टिव फोर्स एक्ट कर रहा है, यानी सिस्टम बंधा हुआ है, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है। टोटल एनर्जी पॉजिटिव होने का मतलब ही हुआ कि अब एट्रैक्शन खत्म हो गया। जब इसको लेकर के हम आगे बढ़ते हैं तो फार्मूला जो डेराइव होकर के आता है, उसके बाद जो हम वैल्यू पुट करते हैं तो वो निकल करके आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये अर्थ सरफेस से पलायन वेग है, यानी एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ सरफेस। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला निकल करके आता है, वी ई इज इक्वल टू होता है √2 GR। 2 तो 2 है जी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आर क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ है 6400 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट डिग्री केल्विन द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम? 373 केल्विन या फिर 277 केल्विन या फिर 273 केल्विन या 269 केल्विन। जल का उच्चतम घनत्व सामान्यतः किस केल्विन ताप पर होता है? तो वाटर जो है एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है, यानी अदर पदार्थ जो जिस तरह का बिहेवियर शो करते हैं उससे ये अलग बिहेवियर शो करता है। इसकी डेंसिटी लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा होती है, सॉलिड फॉर्म में कम होती है। इसका जो वॉल्यूम, मिनिमम वॉल्यूम जो होता है, मिनिमम वॉल्यूम 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो हम जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। मास तो कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम मास बाई वॉल्यूम। तो जब वॉल्यूम मिनिमम होगा उस टाइम डेंसिटी इसकी मैक्सिमम होगी। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का वॉल्यूम सबसे मिनिमम होता है और उसी 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का डेंसिटी सबसे मैक्सिमम होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस को यदि आप केल्विन में बदलें तो 4 में क्या ऐड करेंगे? 273 ऐड करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 277। राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन विल द रेनबो बी विजिबल एट नून? इन वेस्ट या फिर इन द साउथ या इन द ईस्ट या फिर विल नॉट बी विजिबल? दोपहर के समय इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देगा? तो दोपहर के समय इंद्रधनुष दिखाई ही नहीं देगा। इसके पीछे कारण मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि इंद्रधनुष बनता कैसे है। तो सूरज बरसात हुई हो, मतलब वायुमंडल में जो है वाटर ड्रॉपलेट्स मौजूद हों तो सूर्य जिस डायरेक्शन में है, यानी यदि पूरब में है तो इंद्रधनुष पश्चिम में दिखाई देगा, यदि सूरज अस्त हो रहा है पश्चिम में है तो इंद्रधनुष पूरब में दिखाई देगा, यानी जिधर सन है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देगा। कारण क्या है, इंद्रधनुष बना करके मैं दिखाता हूँ। मान लीजिए कि ये सूरज है, यहाँ पे ये जो पिंक कलर का दिख रहा है ये सूरज है, और ये जो ब्लू कलर का जो दिख रहा है ये वाटर के ड्रॉपलेट है, वाटर की बूंद है। अब यहाँ से वाइट लाइट निकल रहा है, सूर्य से वाइट लाइट निकल रहा है, निकल करके आ करके इस ड्रॉपलेट पे पड़ रहा है, यानी जो जल की बूंद है उस पे पड़ रहा है वाइट लाइट। तो यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, एक तो कुछ लाइट जो है यहाँ से इस वाटर के बूंद से यानी वाटर ड्रॉपलेट से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ। दूसरी बात, यहाँ पे चूँकि अलग अलग कलर्स के लिए ये वाटर की जो बूंद है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा, इस कारण से इसका जो रिफ्रैक्शन होगा अलग अलग एंगल पे होगा, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग अलग होगा, अपवर्तन जो होगा ये इसका अलग अलग डायरेक्शन में होगा। तो मतलब डिस्पर्सन ऑफ लाइट हो जाएगा, अलग अलग कलर में बंट जाएगी लाइट। तो यहाँ से सीक्वेंस में मैं नहीं दिखाया हूँ, यानी नीचे से विबजियोर होता है, वायलेट नीचे होता है, रेड ऊपर होता है, मैं सीक्वेंस में यहाँ नहीं दिखाया हूँ। बस ये जान जाइए कि 7 कलर्स जो होते हैं जिसमें वायलेट जो होता है नीचे होता है, रेड ऊपर होता है। तो ये 7 कलर्स यहाँ पे 7 कलर्स में बंट गया, वाइट लाइट बंट करके इस दूसरे सरफेस पे आया। वाटर के ड्रॉपलेट का ये फर्स्ट सरफेस था, ये दूसरे सरफेस पे आया, तो यहाँ पे जो एंगल हो जाता है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है। क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसको शॉर्ट में कहते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये 7 जो कलर्स हैं ये फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू इस डायरेक्शन में आ जाती है। यहाँ पे ये सारी कलर्स आ गई। तो अब मान लीजिए हम यहाँ हैं तो हमें इंद्रधनुष दिखाई देगा। यहाँ पे यहाँ से हम देख रहे हैं तो इंद्रधनुष किधर दिखाई देगा, इधर दिखाई देगा। सूर्य जिधर है उसके अपोजिट दिखाई देगा, आँख तो इधर ही देखेगी ना, इस डायरेक्शन में देखेगी। तो सूर्य जिधर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंद्रधनुष दिखाई देगा। अब चूंकि सूर्य जो है ऊपर है, सर के ऊपर है, दोपहर का समय है, तो सूर्य सर के ऊपर है तो इंद्रधनुष दिखाई ही नहीं देगा। तो इसमें से राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो D हो जाएगा। एक बात और जान जाइए, इसमें कितनी फिजिक्स की फिनोमिनन इसमें इन्वॉल्व है, एसोसिएटेड है इससे। तो एक तो रिफ्लेक्शन हुआ, दूसरा रिफ्रैक्शन हुआ, डिस्पर्सन हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। ये सारी फिनोमिनन के मिलने से ही इंद्रधनुष बनता है। तो इन सबों को भी याद रखें, एग्जाम में किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर हाई रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड? फर्स्ट में है ट्रोपोस्फेयर या फिर स्ट्रेटोस्फेयर या आयनोस्फेयर या फिर ओजोन लेयर। उच्च रेडियो तरंग वायुमंडल के किस परत से परावर्तित होता है? क्षोभ मंडल से तो नहीं ये होता है, समताप मंडल से भी नहीं होता है, ओजोन परत से भी नहीं होता है, आयन मंडल से यानी आयनोस्फेयर से होता है। आयनोस्फेयर यानी आयन मंडल जो है पृथ्वी की सतह से यानी अर्थ सरफेस से 65 से लेकर के 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। और सोलर रेडिएशन जब उस पर फॉल करता है, सोलर रेडिएशन सूर्य की किरणें जब उससे होकर के पास करती है, गुजरती है, तो वहाँ जो गैसेस मौजूद हैं वो आयोनाइज्ड हो जाती है, इसलिए उसको आयनोस्फेयर कहा जाता है। और जब अर्थ के सरफेस से हम कोई सिग्नल भेजते हैं, मान लीजिए अर्थ का सरफेस से यहाँ एंटीना लगा हुआ है और ये आयनोस्फेयर है, तो अर्थ के सरफेस से कोई भी सिग्नल हम भेजते हैं तो रिफ्लेक्ट होकर के फिर दूसरे जगह रिफ्लेक्ट होकर के अर्थ सरफेस पे आ जाता है। मान लीजिए ये इंडिया है, हमें USA में कोई सिग्नल भेजना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये ट्रांसमीटर जो सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, वो जाएगा आयनोस्फेयर के पास, आयनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट होगा, आयनोस्फेयर उसको रिफ्लेक्ट करेगा, फिर यहाँ पे जो रिसीवर लगा हुआ है, दूसरा एंटीना लगा हुआ है, ये इस सिग्नल को रिसीव कर लेगा जो US में है। वो सिग्नल, वो टावर यूँ कहें कि वो रिसीवर
इसको रिसीव कर लेगा और सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? डायनेमो कहलाता है, या फिर ट्रांसफार्मर कहलाता है, या इलेक्ट्रिक मोटर कहलाता है, या फिर इन्वर्टर कहलाता है। यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है कहलाता है। तो विद्युत मोटर यानी इलेक्ट्रिक मोटर कहलाता है। डायनेमो क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है डायनेमो। विद्युत मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एग्जांपल क्या है? जैसे फैन है, हम इसमें क्या दे रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, और ये उसके बाद में रोटेट कर रहा है, यानी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। सो इसमें से राइट ऑप्शन सी होगा। ट्रांसफार्मर क्या करता है? ट्रांसफार्मर जो है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज या लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। एसी पर ही काम करता है, यानी अल्टरनेटिंग करंट पे ही ट्रांसफार्मर काम करता है। ट्रांसफार्मर में होता क्या है? एक प्राइमरी, कुछ इस तरीक़े से प्राइमरी कॉइल होती है, और इधर जो है हम एसी इसमें सप्लाई कर देते हैं, और एक सेकेंडरी कॉइल इधर रहती है। ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है, और यहाँ पे हमें आउटपुट मिल जाता है, इसके बीच में आउटपुट मिल जाता है। तो ये एसी जो सप्लाई यहाँ से किया गया है थ्रू म्यूचुअल इंडक्शन जिसको कहा जाता है, उस फिनोमिनन के तहत यहाँ जो एसी है इसमें भी एसी ही जाएगा। हाँ, यदि नंबर ऑफ कॉइल्स सेकेंडरी में ज़्यादा है तो वोल्टेज बढ़ा हुआ रहेगा, और सेकेंडरी में नंबर ऑफ कॉइल्स कम है तो वोल्टेज कम होकर के जाएगा। वोल्टेज या तो ज़्यादा होगा या कम होगा। जब वोल्टेज आउटपुट के रूप में जब वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा तो उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। जब आउटपुट वोल्टेज जो है कम मिलेगा तो उसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो रिक्वायरमेंट जैसा होती है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा करके इलेक्ट्रिसिटी को हाई वोल्टेज पे एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता है, और जो हमारे कॉलोनी में हमारे घरों के पास जो आता है वहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा रहता है, वो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। एक बात और ध्यान रखिए, ये एसी को डीसी या डीसी को एसी में कन्वर्ट नहीं करता है ट्रांसफार्मर। इन्वर्टर क्या करता है? ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज ए फ्यूज वर्क? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या फिर केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फ्यूज जो है वो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। कैसे वर्क करता है? किसी भी वायर में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वायर में रेसिस्टेंस होने की वजह से उसमें हीट जनरेट होता है। कितना हीट जनरेट होता है? कौन सी फार्मूला से हम निकालते हैं? H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। अब मान लीजिए कि हमें हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगे हुए हैं या जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगे हुए हैं उसको बचाना है हाई वोल्टेज से, हाई करंट से बचाना है। तो हम क्या करेंगे? एक वायर आ रहा है, एक मेन जो करंट आ रहा है, यहाँ पे एक ऐसा मटेरियल से बना हुआ एक सेफ्टी डिवाइस लगा देंगे जिसका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होगा। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होगा। तो जो ही वोल्टेज ज़्यादा, सडन वोल्टेज ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रिक करंट इसमें ज़्यादा आ गया, तो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से हीट जनरेट हो जाएगा। इसमें आई स्क्वायर आर टी हीट जनरेट होने की वजह से इसका जो टेम्परेचर है इसके मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा होने की वजह से ये गल जाएगा और यहाँ से टूट जाएगा, और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, और इधर घरों में जो लगे हुए डिवाइसेस हैं वो बच जाएंगे। तो यह एक सेफ्टी डिवाइस है। तो किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ ए वेव इन मोशन? द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स, या फिर द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव हॉर्न्स यानी क्रेस्ट्स, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए हॉर्न एंड ए ट्रफ, या फिर डिस्टेंस ऑफ हॉर्न और ट्रफ फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। किसी तरंग गति में तरंग दैर्घ्य किसके समतुल्य होता है? दो लगातार गर्त की न्यूनतम दूरी, ये सही है। दो लगातार श्रृंग की न्यूनतम दूरी, ये भी सही है। एक श्रृंग एवं एक गर्त की न्यूनतम दूरी, नहीं। श्रृंग या गर्त का प्रधान अक्ष से दूरी, नहीं। तो इसमें से दो सही आ रहा है। वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य क्या होता है? मान लीजिए
कि एक ट्रांसवर्स वेव है, एक स्ट्रिंग है, इस पे ट्रांसवर्स वेव जनरेट करके भेज दिया गया, ट्रांसवर्स वेव। तो ये जो है श्रिंग और ये है गर्थ, फिर ये श्रिंग, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, ऊपर वाला श्रिंग है, नीचे वाला गर्थ है। तो लगातार के दो श्रिंग यानी लगातार के दो क्रेस्ट के बीच के दूरी को कहा जाता है वेवलेंथ, या फिर लगातार के दो ट्रफ्स यानी गर्त के बीच की दूरी को कहा जाता है वेवलेंथ। तो इसमें दोनों ही सही है, राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ मैकेनिकल पावर इज, क्या होता है, जूल होता है या फिर वाट होता है या न्यूटन सेकेंड होता है या जूल सेकेंड होता है। यांत्रिक पावर का एसआई मात्रक है, द पावर इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, W/T, जूल पर सेकेंड, जूल बाई सेकेंड, जूल पर सेकेंड को वाट कहा जाता है, जूल पर सेकेंड को वाट। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा, राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। जूल किसका यूनिट है, या तो वर्क का कहिए या एनर्जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड द हाइड्रोजन बम, W.V. ब्राउन या फिर J. रॉबर्ट ओपेनहेम्स या फिर एडवर्ड टेलर या फिर सैमुअल कोहेन। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था, तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था, राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। यह हाइड्रोजन बम क्या होता है, हाइड्रोजन बम किस प्रिंसिपल पे काम करता है। दो तरह के न्यूक्लियर रिएक्शन हमें पढ़ने को मिलता है, एक न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन यानी नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, और एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन यानी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। तो ये जो है हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसमें क्या होता है, इसमें मोर देन एक से अधिक न्यूक्लियाई, छोटे छोटे न्यूक्लियाई जो है मिल करके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं और वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। जैसे सन के कोर के अंदर 4 हाइड्रोजन के न्यूक्लियस मिल करके एक हीलियम के न्यूक्लियस बनाते हैं और वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। कहा जाता है कि रसिया ने हाइड्रोजन बम 1952 में ही बना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ दिस द आइसोन्यूट्रॉनिक ग्रुप इज, आइसोन्यूट्रॉनिक ग्रुप इज, इनमें से आइसोन्यूट्रॉनिक ग्रुप है कौन सा है, आइसोन्यूट्रॉनिक ग्रुप। तो यहाँ पे जान जाइए आइसो का मतलब क्या होता है, जैसे आइसो बार, आइसोथर्मल, आइसो का मतलब होता है सेम, और न्यूट्रॉनिक का मतलब होता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन यानी सेम या इक्वल न्यूट्रॉन, इसमें से किसमें सेम न्यूट्रॉन्स है, इक्वल न्यूट्रॉन्स है। तो यहाँ देखें आप, तो ये फर्स्ट वाला में देखें तो C12 6 है, इसमें से मास नंबर 12 है और एटॉमिक नंबर 6 है। इसमें से मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को आप घटाएं यानी 12 में से 6 को घटाएं तो इसके पास 6 न्यूट्रॉन है कार्बन के पास। 14 में से 7 को घटाएं तो न्यूट्रॉन 7 है यहाँ। ऑक्सीजन के 16 में से 8 को घटाएं तो 8 है, यानी ए वाला में 6 न्यूट्रॉन, 7 न्यूट्रॉन और 8 न्यूट्रॉन है, आइसोन्यूट्रॉनिक नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर यहाँ देख लीजिए 12 में से 6 को घटा दीजिए आप 6 आएगा न्यूट्रॉन, यहाँ 14 में से 7 को घटा दीजिए 7 न्यूट्रॉन आ जाएगा, 18 में से 8 को घटा दीजिए 10 न्यूट्रॉन आ जाएगा, यानी बी वाले में जो ऑप्शंस दिए गए उसमें 6, 7 और 10 न्यूट्रॉन्स है, तो ये भी गलत है, ये नहीं होगा। उसके बाद में सी वाले में आइए, सी में 14 में से 6 को घटा दीजिए 8 न्यूट्रॉन आएगा, और 14 में से 7 को घटा दीजिए 7 न्यूट्रॉन आएगा यहाँ नाइट्रोजन वाले में। 16 में से 8 को घटा दीजिए 8 न्यूट्रॉन आएगा, यानी सी वाले में 8, 7 और 8 न्यूट्रॉन आ रहा है, ये भी आइसोन्यूट्रॉनिक नहीं है। डी वाले में देख लीजिए 14 में से 6 को घटा दीजिए 8 आ गया न्यूट्रॉन कार्बन के पास। यहाँ नाइट्रोजन के 15 में से 7 को घटा दीजिए 8 न्यूट्रॉन आ गया। यहाँ ऑक्सीजन के 16 में से 8 को घटा दीजिए 8 न्यूट्रॉन आ गया। और यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर 6, 7 और 8 है यानी 6, 7 एंड 8 है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है तीनों में 8 है। तो ये जो ग्रुप दिखा रहा है, किसका ग्रुप दिखा रहा है, आइसोन्यूट्रॉनिक ग्रुप है ये। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन ओर इज आर लाइमस्टोन या फिर पिंच ब्लेड या फिर मोनाजाइट या फिर हेमेटाइट। आयरन का अयस्क है, तो आयरन का अयस्क जो होता है वो हेमेटाइट होता है। इसके अलावा जो सिडेराइट भी होता है और आयरन पाइराइट भी होता है। हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3, इसमें 69.9% Fe होता है हेमेटाइट में। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नोन एज नोबेल गैस, हाइड्रोजन,
या फिर ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम। इनमें निम्नलिखित में से कौन सा गैस नोबेल गैस के नाम से जाना जाता है? तो नोबेल गैस जो है हीलियम है। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये जो है वो नोबेल गैसेस है या इनर्ट गैसेस भी इसको कहा जाता है। पीरियोडिक टेबल के सबसे राइट साइड में जो होती है वो इनर्ट गैसेस होती है या नोबेल गैसेस होती है। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैलोजन इज यूज्ड एज एन एनाल्जेसिक ड्रग? क्लोरीन या फिर ब्रोमीन या आयोडीन या फिर फ्लोरीन। एनाल्जेसिक के रूप में किसका यूज किया जाता है? एनाल्जेसिक ड्रग के रूप में किस हैलोजन का प्रयोग किया जाता है? तो ब्रोमीन का किया जाता है। राइट ऑप्शन बी है। ब्रोमीन ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये विषैला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, द पीएच वैल्यू विल बी 7 होगा या 1 होगा या 5 होगा या फिर 6 होगा। वैसा विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है पीएच का मान होगा। तो लाल लिटमस को जो नीला कर देता है वो होता है बेस यानी क्षार, और जो नीला को लाल करता है वो एसिड होता है। तो यहाँ पे बेस दिया गया है, तो बेस का पीएच कितना होता है? बेस का पीएच का वैल्यू जो होता है 7 से ग्रेटर होता है। तो ये जो 7 जो है न्यूट्रल का है, 1 जो है एसिडिक सॉल्यूशन का है, 5 एसिडिक सॉल्यूशन का है, 6 भी एसिडिक सॉल्यूशन का है। तो बेसिक सॉल्यूशन का पीएच इसमें दिया ही नहीं है, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द गिवन कॉलम 1 विथ द एप्रोप्रिएट कॉलम 2। कॉलम 1 में दिया गया है ब्लूबेरी यानी ब्लू विट्रियोल, जिप्सम साल्ट, बेकिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा। कॉलम 2 में केमिकल फार्मूला दिया गया सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट। नीला थोथा का केमिकल फार्मूला यानी ब्लू विट्रियोल का ब्लूबेरी जो दिया हुआ है उसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है कॉपर सल्फेट, CuSO4, यानी ए का जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। इप्सम साल्ट क्या होता है? मैग्नीशियम सल्फेट यानी MgSO4 होता है। इप्सम साल्ट जो है मैग्नीशियम सल्फेट यानी बी का जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। खाने वाला सोडा जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी सी का जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। कॉस्टिक सोडा जो होता है सोडा जो है सोडियम से आया हुआ, कॉस्टिक सोडा यानी NaOH, सोडियम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो राइट अप यहाँ पे डी का जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा मैच कर रहा है? ए का 4, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 2। राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या फार्मूला होगा? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH, मैग्नीशियम सल्फेट का MgSO4, कॉपर सल्फेट का CuSO4। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नॉन स्टिक पैंस? टेफ्लॉन का यूज किया जाता है या नियोप्रीन का या फिर PVC का, पॉलीविनाइल क्लोराइड या फिर बेकेलाइट का। निम्नलिखित में से किस बहुलक का प्रयोग नॉन स्टिक पैन के उत्पादन या निर्माण में किया जाता है? तो टेफ्लॉन का किया जाता है। टेफ्लॉन क्या है? टेट्राफ्लोरोइथिलीन। इसका फार्मूला क्या होगा? इथिन का फार्मूला क्या होगा? C+C। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, चारों हाइड्रोजन को हटा दीजिए, फ्लोरीन जोड़ दीजिए, फ्लोरीन, यहाँ पर भी फ्लोरीन, यहाँ पर भी फ्लोरीन। तो कितने फ्लोरीन हो गए? 4 फ्लोरीन हो गए। तो इसलिए इसको कहेंगे टेट्राफ्लोरोइथिलीन। इसी का पॉलीमर यानी इसी का बहुलक होता है टेफ्लॉन, और इसका यूज किया जाता है नॉन स्टिक पैन के उत्पादन में। राइट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिपेंड्स ऑन द मोस्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। मोस्ट कह रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे या फिर ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर पे या टेम्परेचर पे या वाटर साइकिल पे डिपेंड करता है। वर्षा की मात्रा निम्नलिखित में सबसे अधिक निर्भर करती है। तो ऐसे तो वायुमंडलीय दाब पे भी निर्भर करती है, तापमान पे भी निर्भर करता है, लेकिन वायुमंडल की आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी पे ज़्यादातर निर्भर करती है वर्षा की मात्रा। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट प्रेजेंट इन पीरियोडिक नंबर 3 ऑफ द पीरियोडिक टेबल? यानी पीरियड 3 में कौन सा इसमें प्रेजेंट नहीं है? सोडियम या फिर एल्युमिनियम या सल्फर या आर्गन, कौन सा है? देखते हैं इसको। निम्नलिखित में कौन सा तत्व आवर्त सारणी के आवर्त संख्या 3 में नहीं उपस्थित है? तो पूरे पीरियोडिक टेबल को न तो मैं याद कर सकता हूं और न आप याद कर सकते हैं, और याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो कैसे जानेंगे? एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 281
1 होगा। एल्युमिनियम का 13 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो 283 होगा। सल्फर का 16 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो 286 होगा। और आर्गन का जो होता है 288, 18 होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो आप देखें तो सोडियम में 3 सेल्स हैं, इसके 3 ऑर्बिट में इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड 3 सेल्स हैं। इसमें भी 3 सेल्स हैं, 283, ठीक है। और सल्फर में भी 3 सेल्स हैं और आर्गन में भी 3 सेल्स हैं। तो नंबर ऑफ सेल्स जो है रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ पीरियड को। तो ये चारों जो हैं थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। तो कौन सा उपस्थित नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नॉन ऑफ दी एबव। सोडियम भी थर्ड पीरियड में है, एल्युमिनियम भी थर्ड पीरियड में है, सल्फर भी थर्ड पीरियड में है, आर्गन भी थर्ड पीरियड में है। नेक्स्ट, ए ट्रांजिस्टर इज ए डिवाइस 3 साइडेड या 4 साइडेड या 2 साइडेड या फिर 1 साइडेड, यानी कितने टर्मिनल्स होते हैं। ट्रांजिस्टर एक उपकरण है 3 सिरे वाला, 4 सिरे वाला, 2 सिरे वाला या 1 सिरे वाला, 1 सिरे वाला। तो ट्रांजिस्टर जो है एक डिवाइस है, 3 टर्मिनल डिवाइस है। ट्रांजिस्टर जो है 3 टर्मिनल डिवाइस है। 2 टाइप का होता है, एनपीएन एंड पीएनपी। इसमें होता क्या है, एनपीएन पीएनपी ये है क्या, जैसे मान लीजिए इसमें एनपीएन ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, हाईली डोप्ड रहता है। और ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर है और ये एन टाइप का। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में 2 एन टाइप के सेमीकंडक्टर के बीच पी टाइप के सेमीकंडक्टर का एक पतला लेयर सैंडविच्ड रहता है। ये बहुत ही पतला लेयर है। ये मॉडरेटली डोप्ड होता है, ये हाई डोपिंग होती है। इसको कहा जाता है एमीटर, बीच वाले को बेस और लास्ट वाले को कलेक्टर। तो एमीटर बेस कलेक्टर, तो इसको ज्वाइंट कैसे हम करेंगे, उसी तरीक़ा से इधर पीएनपी हो जाएगा। ये हो गया पी, ये हो गया एन और ये पी, यानी पीएनपी ट्रांजिस्टर में 2 पी टाइप के सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के बीच में एक पतला लेयर एन टाइप का सैंडविच्ड रहता है। तो एक यहाँ टर्मिनल हो गया और ये बेस हो गया, यहाँ टर्मिनल हो गया और ये कलेक्टर हो गया, यहाँ टर्मिनल हो गया। तो ये ई हो गया एमीटर, ये हो गया बेस और ये हो गया लास्ट वाला कलेक्टर हो गया। तो एमीटर बेस कलेक्टर, इसमें 3 टर्मिनल से 3 जगह से इसको कनेक्शन देंगे। तो यह एक 3 सिरे वाला डिवाइस है, 3 टर्मिनल डिवाइस है। राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट। प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स फ्लोरिकल्चर कहलाता है, प्रोडक्शन ऑफ बीज जो है सेरीकल्चर कहलाता है, या फिर प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट जो है पीसीकल्चर कहलाता है, या फिर रियरिंग सिल्क वर्म्स जो है एपीकल्चर कहलाता है। देखते हैं निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा सही विकल्प है। फूलों का उत्पादन क्या फ्लोरिकल्चर कहलाता है। यस, फूलों के उत्पादन को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, मधुमक्खी पालन को जो है एपीकल्चर कहा जाता है, ना कि सीरीकल्चर। तो मधुमक्खी पालन का ये हो जाएगा एपीकल्चर जो होगा। फल का उत्पादन क्या कहलाता है, फल का उत्पादन जो है वो कहलाता है पोमोलॉजी। फल का उत्पादन जो है पीसीकल्चर नहीं, पोमोलॉजी कहलाता है। तो ये गलत है। रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है, ये सीरीकल्चर कहलाता है। तो ये भी गलत है। सही कौन सा है, ए है, फूलों का उत्पादन फ्लोरिकल्चर कहलाता है। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है, फल उत्पादन को पोमोलॉजी कहा जाता है, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है और मछली पालन को पीसीकल्चर कहा जाता है और फूलों के उत्पादन को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स फाउंड ऑन या इन रॉक्स आर कॉल्ड। हेलोफाइट कहलाता है या फिर इपीफाइट कहलाता है या मेरोफाइट कहलाता है या फिर लिथोफाइट कहलाता है। चट्टानों पर या चट्टानों में पाए जाने वाले पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। तो चट्टानों में पाए जाने वाले जो पौधे हैं उन्हें लिथोफाइट कहा जाता है, लिथोफाइट कहलाते हैं। राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। एपीफाइट क्या होता है, एपीफाइट जो है ये जो दूसरे पौधों पर पनपते हैं उनको एपीफाइट कहा जाता है। शुष्क स्थानों में पाए जाने वाले पौधे जो हैं जेरोफाइट कहलाते हैं और जो लवण युक्त यानी सॉल्टी वाटर में जो पाए जाते हैं, लवण युक्त जल में जो पाए जाते हैं पौधे उगते हैं उनको हेलोफाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पार्ट ऑफ द पोटैटो इज ईटेन।
तो हम उसका स्टेम खाते हैं, राइट ऑप्शन बी होगा। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो आलू का बीज नहीं खाया जाता है, जड़ भी नहीं खाया जाता है, फल भी नहीं खाया जाता है, तना खाया जाता है, स्टेम, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बैक्टीरिया नहीं, वायरस नहीं, एल्गी नहीं, फंगस होता है, राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। ईस्ट एक उदाहरण है किसका? जीवाणु का नहीं है, विषाणु का नहीं है, शैवाल का नहीं है, कवक का, फंगस का है, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजोला इज ए टाइप ऑफ एक्वेटिक फर्न या एक्वेटिक एल्गी या फिर एक्वेटिक बैक्टीरिया या एक्वेटिक वायरस? यह एक्वेटिक फर्न है, राइट ऑप्शन ए है। एजोला एक प्रकार का है, यह एक जलीय फर्न है। एजोला एक प्रकार का जलीय फर्न है। यह नील हरित शैवाल के साथ यानी ग्रीन ब्लू एल्गी के साथ संयुक्त होकर जैव उर्वरक प्रदान करता है एवं धान के खेत में नाइट्रोजन प्रदान करने में महत्वपूर्ण ये प्रमुख भूमिका निभाता है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, जलीय फर्न। नेक्स्ट, द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये प्रोटीन से बना होता है या लिपिड से या कार्बोहाइड्रेट से या प्रोटीन एंड लिपिड दोनों से बना होता है? तो यह प्रोटीन एवं लिपिड दोनों ही से बना होता है, राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों ही में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली निम्नलिखित में से किन से बना होता है? तो प्रोटीन एवं लिपिड दोनों ही से बना होता है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड विच प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट इन्फेक्शन। आरबीसी नहीं, ब्लड प्लाज्मा ये भी नहीं, हीमोग्लोबिन ये भी नहीं, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स कहिए या व्हाइट ब्लड सेल्स कहिए, राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से रक्त का कौन सा भाग संक्रमण से रक्षा करता है? आरबीसी नहीं करता है, ब्लड प्लाज्मा भी नहीं करता है, हीमोग्लोबिन नहीं, डब्ल्यूबीसी करता है, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स व्हाइट ब्लड सेल्स करता है। ये बॉडी में एंटीबॉडी बनाता है और जो भी बैक्टीरिया या वायरस बाहर से गए हुए हैं उनको मार देता है, एंटीबॉडी बना करके खत्म कर देता है और हमें ये बीमारियों से बचाता है, एंटीबॉडी बनाने का काम, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए इज स्टोर्ड इन द बॉडी बाई। लीवर के द्वारा या पैंक्रियाज या फिर स्प्लीन या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो लीवर में ये स्टोर्ड होता है, राइट ऑप्शन ए होगा। विटामिन ए शरीर में जमा रहता है, कहाँ रहता है? यकृत में जमा रहता है, लीवर में, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग डिजीजेज विथ देयर सूटेबल कॉजेज। लिस्ट ए में डिजीजेज का नाम दिया गया है, लिस्ट बी में किसके डिफिशियंसी या किसकी वजह से होता है ये दिया गया है। तो खैरा रोग, इधर इनेमिया, स्कर्बी, ग्वाइटर, इधर दिया गया विटामिन सी, आयोडीन, आयरन एंड जिंक दिया गया है। खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो जिंक की कमी से होता है। खैरा रोग 1 का जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। एनीमिया किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से होता है, तो 2 का जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से यानी विटामिन सी की कमी से होता है, तो 3 का जो हो जाएगा ए हो जाएगा। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, केमिकल नाम। ग्वाइटर जो होता है किसकी कमी से होता है? घेंघा आयोडीन की कमी से होता है, तो 4 का हो जाएगा बी। सो इसमें राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 1 का डी, 2 का सी, 3 का ए एंड 4 का बी। नेक्स्ट, थ्रू विच टिश्यू डज वाटर फ्लो इन प्लांट्स। जाइलम या फिर फ्लोएम या मेरिस्मेटिक टिश्यू या फिर पेरेन्काइमा। राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? जाइलम। ज से जल, ज से जाइलम, जल को लेकर के जाने वाला जाइलम है और जो फूड बनता है उसको लेकर के जाने वाला फ्लोएम। फ से फूड, फ से फ्लोएम। जल प्रवाह पौधों में किस ऊतक के द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है, फ्लोएम से फूड का, राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहा साइंस के 30 क्वेश्चन का डिटेल डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।